नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसे जो नर्सरी शिक्षा है या पूर्व जो प्राथमिक जो शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है उसका उद्देश्य नहीं माना जा सकता। ध्यान रखना, यहां नहीं माना जा सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, बालक की जो देखभाल है तथा उसे अच्छी आदतों हेतु प्रशिक्षित करना, या बौद्धिक योग्यता हेतु उसमें उत्तम उद्दीपन व्यवस्था करना, या संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना, या सामान्य रूप से कार्य करने तथा कौशलों को सीखने की आदतों का विकास करना। तो जब बालक विद्यालय में आने से पहले जो आंगनवाड़ी होती है, जो बाल वाटिका होती है, वहां शिक्षा ग्रहण करता है। उसका उद्देश्य है कि बालक है वो जो कौशल होते हैं, कौशल दो प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म कौशल होता है, एक होते हैं स्थूल कौशल। जो सूक्ष्म कौशल होते हैं उसमें छोटी छोटी जो मांसपेशियां होती है उन पर नियंत्रण किया जाता है, जैसे हाथ में पेंसिल पकड़ना, ये सब आते हैं सूक्ष्म कौशल के अंदर। जबकि स्थूल कौशल में आते हैं दौड़ना, चलना, ये सब स्थूल कौशल में आते हैं। तो इन कौशलों का विकास होता है वो नर्सरी जो शिक्षा होती है उसमें होता है। तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा संवेगात्मक नियंत्रण, संवेगों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोनों के द्वारा होता है। हार्मोन्स ही होते हैं जो संवेगों का नियंत्रण करते हैं। इसमें जो नर्सरी शिक्षा है इसका कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ नर्सरी विद्यालय में नहीं जाएगा उसका भी संवेगात्मक नियंत्रण है वो उतना ही प्रकार का होगा जितना जो बालक नर्सरी विद्यालय में जा रहा है। ये सब है वो जन्मजात होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा बौद्धिक जो योग्यता है उसके उत्तम उद्दीपन व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो बालक की जो देखभाल है और उसमें जो अच्छी आदतें हैं उसको प्रशिक्षित करना, उसको विकसित करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। तीनों सही है। यहां पूछा है कि से इसका उद्देश्य नहीं माना जा सकता, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो संवेगात्मक जो नियंत्रण होता है वो हार्मोन्स प्रक्रिया द्वारा होता है, हार्मोनों के द्वारा होता है, न कि नर्सरी शिक्षा द्वारा, और ना ही नर्सरी शिक्षा का ये उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नर्सरी जो स्कूल है उनके संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त तर्क दिया जा सकता है वह है, ये बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, या ये बालकों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, या फिर ये बालकों के चहुमुखी विकास की व्यवस्था करते हैं, या फिर ये बालकों को विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए इनका उद्देश्य, जो नर्सरी जो विद्यालय होते हैं इनका उद्देश्य होता है कि बालक को विद्यालय आने के लिए तैयार किया जाए। विद्यालय आने से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो नर्सरी विद्यालय में आती है, और ये सही भी है कि एक बालक जो सीधा विद्यालय में आएगा उतना नहीं सीख पाएगा जितना कि बालक पहले नर्सरी विद्यालय में होकर आएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बालकों को विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना या विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करना भी यहां सही हो सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं वो पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के। आक्रामक भावना होती है, जो लड़ने झगड़ने वाली जो भावनाएं होती हैं वो आक्रामक भावनाओं में आते हैं। अधिक आक्रामक स्नेह की तुलना में, या अधिक प्रतिरोधी कार्य बजाय उपयुक्त इन दोनों के, या अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य है बजाय ए तथा ब दोनों की। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बालक होते हैं वो स्नेहपूर्ण परिस्थिति में अपने कार्य का उत्तम प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, देखिए ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन संबंध रखते हैं, पराई होते हैं, कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक उनमें सामाजिकता होती है, बहुत अधिक होती है, या वो उदासीन रहते हैं। तो केवल एक अपने परिवार, अकेले अपने परिवार में, या अधिक जो द्वंद्वात्मक एवं जो प्रतिरोधात्मक जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के बालक होते हैं, या फिर अपने बड़े भाई बहन से
दबावग्रस्त बालक या अपने गुस्से को बढ़ चढ़कर प्रदर्शित करने वाले बालक। तो ऐसे बालक किस प्रकार के होते हैं? इनमें द्वंद्वात्मक जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है और जो प्रतिरोधात्मक प्रवृत्ति है वो भी अधिक होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी जो विद्यालय है इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो होता है बालकों को विद्यालय की जो दिनचर्या है उसके साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, या व्यस्त जो माता पिता हैं उनके बालकों को उचित संरक्षण प्रदान करना, या सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। और अगला ऑप्शन है छात्रों को प्रायोगिक जो परिस्थितियां उनमें रखना। तो इनका उद्देश्य होता है विद्यालय से पहले उनको तैयार करना और सामाजिक विकास के लिए तैयार करना। सामाजिक विकास जो भूमिका होती है, भूमिका तैयार होती है वो इन्हीं विद्यालय में होती है और आगे इसी का और आगे विकास होता है वो विद्यालय में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि ऐसे बच्चे जो किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूल में प्रवेश करते हैं वे उन बालकों से जो इन स्कूलों में प्रवेश ग्रहण नहीं करते होते हैं। देखिए एक शब्द है किंडरगार्टन, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए हमें एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। देखिए किंडरगार्टन, किंडरगार्टन ये एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली है, एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। और इसमें शिक्षा कहां से कहां तक दी जाती है? 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। 7 वर्ष के बालक होते हैं, या जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो इनके द्वारा दी जाती है, इसमें दी जाती है, इस प्रणाली द्वारा। इसका एक नाम और आपको देखने को मिल सकता है, बालवाड़ी। बालवाड़ी भी किंडरगार्टन का अन्य नाम देख सकता है। इस प्रणाली की जो जगत है वह फ्रोवेल, जर्मन शिक्षा शास्त्री थे फ्रोवेल, उनकी ये देन है किंडरगार्टन विधि। इस विधि में आपको पूछ सकता है कि शिक्षक का जो रोल होता है, शिक्षक का जो रोल होता है वो किस प्रकार का होता है? शिक्षक, छात्र और विद्यालय। तो इस विधि में जो शिक्षक होता है वो एक माली की तरह होता है, और छात्र होता है वो एक पौधा होता है जो आगे बढ़कर वृक्ष बनता है, और जो विद्यालय होता है वो एक बाग होता है या बगीचा होता है। इसे इस किंडरगार्टन जो विधि का नाम है वो एक नाम और हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं उनका बगीचा। तो यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। तो ये कुछ तथ्य थे इसके बारे में। और यहाँ जो बालक होता है वो अपने साथी और साथी के साथ जो शिक्षक हैं इन दोनों से सीखता है। और यहाँ बालक का जो सामाजिक विकास होता है उत्तम प्रकार से होता है। यहाँ बालक का सामाजिक विकास होता है उत्तम प्रकार से होता है। एक बार और देख लेते हैं, जो किंडरगार्टन विधि है इसका जो अन्य नाम है वो बालवाड़ी है, एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। यहाँ जो बच्चे होते हैं वो 3 से लेकर 7 वर्ष के जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा होती है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है वो किंडरगार्टन में दी जाती है। इसके अलावा शिक्षक होता है वो एक माली की तरह होता है, और जो छात्र होता है वो एक पौधा होता है, और जो विद्यालय है इसे एक बगीचे के रूप में माना जाता है। और यहाँ जो छात्र होता है वो अपने साथी और शिक्षक के साथ सीखता है, शिक्षक की सहायता से सीखता है। और यहाँ जो सामाजिक विकास है वो उत्तम प्रकार का होता है। इस विधि के जो जनक हैं वो फ्रोवेल महोदय हैं। ये फ्रोवेल थे, वो जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। तो ये कुछ फ्रोवेल किंडरगार्टन जो विधि थी उसके बारे में था। एक सेकंड, हाँ देखिए
शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि ऐसे बच्चे जो किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूल में प्रवेश करते हैं वे उन बालकों से जो इन स्कूलों में प्रवेश ग्रहण नहीं करते होते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे बच्चे जो किंडरगार्टन विधि में प्रवेश करते हैं और दूसरे बच्चे जो इनमें प्रवेश नहीं करते, वो इन दोनों में क्या अंतर है ये पूछा इसमें। तो पहला है कि सामाजिक जो संयोजन होते हैं वो उनकी दृष्टि से उत्तम होते हैं। सामाजिक संयोजन की दृष्टि से इन किंडरगार्टन में प्रवेश लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो इनमें प्रवेश नहीं लेने वाले बच्चों से उत्तम होते हैं। अगला है कि अन्य प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने की जो पूर्व तैयारी है उनसे युक्त होते हैं। इसके अलावा केवल आंशिक रूप से पृथक होते हैं या हानि युक्त सामाजिक संभावना से युक्त होते हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। बात रही इन दोनों में, तो देखो सामाजिक संयोजन होता है तो यहाँ होता ही है, लेकिन यहाँ हमने देखा था कि जो नर्सरी जो शिक्षा है या जो प्राथमिक जो शिक्षा है वो यहाँ दी जाती है और प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बालक की विद्यालय से पूर्व तैयारी की जाती है, विद्यालय में आने के लिए तैयारी की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से किंडरगार्टन विधि के द्वारा, विधि से संबंधित जो क्वेश्चन है वो है किंडरगार्टन शिक्षा है, इसका मौलिक उद्देश्य है कार्य करने की आदतों का विकास ताकि बालक स्कूल कार्यों में उत्तम समायोजन कर सके, या स्कूल की तैयारी कराने के उद्देश्य से बालक को प्रशिक्षण देना, या बालक के सामाजिक विकास को उन्नत बनाना, या बालकों को औपचारिक शिक्षा से परिचित करना। तो हम देख चुके बालक के सामाजिक विकास को उन्नत बनाना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है एक ही क्रिया को बार बार करने वाली जो क्रिया होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। और क्रिया किस अवस्था में होती है? शेष अवस्था में होती है, शेष अवस्था में होती है। और शेष अवस्था जो क्राइटेरिया होता है वो मूलतः 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है, लेकिन अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उसे 3 या 4 या यहां तक कि 6 वर्ष तक भी मानते हैं। तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ये जन्म के बाद प्रारंभ होता है तथा काफी समय तक लगातार रहता है, या बालक जब विद्यालय जाता है तो समाप्त हो जाता है, या यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है, या यह किशोर अवस्था में उष्ण स्थिति पर पहुंच जाता है। तो देखिए किशोर अवस्था में नहीं होता है, केवल शेष अवस्था में होता है, ये तो गलत हो गया। ये ऑप्शन है कि जन्म के बाद प्रारंभ होता है और काफी समय तक लगातार होता है। तो काफी समय तक नहीं रहता, केवल 2 या 3 वर्षों तक ही होता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। या बालक जब विद्यालय जाता है तो ये समाप्त हो जाता है। देखो बालक मूलतः विद्यालय जाता है 6 वर्ष में। बालक विद्यालय कितनी वर्ष की आयु में जाता है? 6 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष तक तो ये रहता ही नहीं है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 वर्ष तक की अवस्था तक होता है, अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद कम होना है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो सामाजिक संदर्भ में गैंग शब्द व्यक्त करता है। तो गैंग का मतलब होता है समूह है, एक प्रकार का समूह होता है। देखिए समाज विरोधी समूह, देखो गैंग को केवल समाज विरोधी नहीं कह सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। या द्वितीयक और तृतीयक समूह है, या पुरुष बालकों के समूह को, या ये किशोर वे की आवश्यक घटना है, आवश्यक घटना भी नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों का जो समूह होता है उसे गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्काउटिंग व गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका मूलभूत जो उद्देश्य वो छात्रों में सामाजिक परिपक्वता का विकास करना है, इसके द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का ध्येय बना रहता है। देखो हम केवल शब्द सुनते हैं स्काउट, लेकिन ये स्काउट नहीं होता, इसका पूरा नाम होता है स्काउट और गाइड। स्काउट जो शब्द होता है बालक के लिए होता है या छात्र के लिए होता है, और जो गाइड होता है वो छात्र के लिए होता है। तो ये जो संस्थाएं होती हैं ये किसके द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है? सीधी सी बात है, जो संस्थाएं इसको आयोजित करती है उन्हीं के द्वारा ये सर्वाधिक प्रभावित होंगे। देखिए देखते हैं ऑप्शन, छात्रों में प्राथमिक समूह के गुणों का, या इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाले जो अभिकरण होते हैं उनका, या पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का, या इन संस्थाओं के सदस्यों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्ट का निर्माण करना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इन संस्थाओं को जो आयोजित करते हैं उन्हीं के द्वारा ये सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि सभी को जो उद्देश्य होते हैं, इनके जो उद्देश्य होते हैं वो इनके द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वे लागू होते हैं सरल और सीधे छात्रों पर, या उद्दंड जो छात्र होते हैं उन पर, या छात्र अनुशासन जो समिति होती है उस पर, या सभी छात्रों पर। तो ये निष्पक्ष रूप से सभी छात्रों पर लागू होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक विद्यालय का प्रमुख कार्य होता है कि नेतृत्व में भली भांति प्रशिक्षित करे, ताकि सभी जो छात्र वो नेता बन जाएं और बेरोजगार को समस्या से निजात मिले, या सभी छात्र विद्यालय में नेतागिरी करें और अपने हक के लिए लड़े, या छात्र भविष्य में अपने जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनको भली भांति समझें तथा संभव हो सके तो लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करें, या नेतृत्व से वे स्वयं तथा अपने राष्ट्र का उत्थान करें। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। इन दोनों में देखें तो छात्र होते हैं, नेतृत्व जो विद्यालय में क्यों दिया जाता है, छात्र होते हैं वो भविष्य में अपने जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनको समझ सके और संभव हो सके तो जो लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान कर सके, या जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका संरक्षण कर सके। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो प्रभावी जो शिक्षण सहायक सामग्री है, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग एड्स बोल सकते हैं, या टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी इसको शॉर्ट में कहा जा सकता है। एक होती है सर्वे, इसे केवल सुना जा सके, जैसे आपका रेडियो होता है, रेडियो होता है, या पहले के जमाने में ग्रामोफोन हुआ करता, या लिंग्वाफोन, ये सब केवल सुनने में काम आते थे। तो ये सर्वे सामग्री होती है वो ये तीनों इस प्रकार की होती है। दृश्य सामग्री में आते हैं चार्ट, मॉडल, चित्र, इसके अलावा कार्टून, कॉमिक्स, ये सब दृश्य सामग्री में आती है। सर्व दृश्य सामग्री में आती है दूरदर्शन, ये सर्व दृश्य सामग्री में आती है। इनमें सर्वाधिक जो प्रभावी होते हैं, देखिए सबसे पहले सर्वे और दृश्य सहायक सामग्री, फिर दृश्य सहायक सामग्री, और फिर सर्वे सहायक सामग्री। तो ये का प्रभाविता का क्रम है। सबसे प्रभावी होती है वो सर्वे दृश्य सामग्री होती है, इसके बाद दृश्य सामग्री होती है, या तीसरे नंबर पर सर्वे सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार की जो दृश्य सर्वे सामग्री होती है इनको वर्गीकृत किया जा सकता है मूक संप्रेषण के अंतर्गत। मूका में होता है गूंगा जो बोले नहीं, अशाब्दिक, या शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, या संप्रेषण की प्रभावी विधा के अंतर्गत, या संप्रेषण की प्रभावी सॉरी इनमें एक जो ऑप्शन था वो अप्रभावी विधा वाला था, या लिखा नहीं गया है, ये अप्रभावी विधा के अंतर्गत एक ऑप्शन ऐसे था। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि मूक संप्रेषण के अंतर्गत। देखो दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी, तो मूक तो कैसे हो सकता है, शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत। तो शाब्दिक तो है लेकिन दिखाई भी दे रहा है, तो केवल शाब्दिक में नहीं हो सकता, तो ये होंगे संप्रेषण की प्रभावी विधा के अंतर्गत इनको रखा जा सकता है, इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। क्योंकि सर्वे जैसे सामग्री होती है, ये इनसे जो संप्रेषण होता है वो उत्तम प्रकार का होता है, प्रभावी बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व जो विरोधी लक्षणों की सूची है, नेतृत्व जो विरोधी लक्षण है उनकी सूची है। यथार्थवादी, दृष्टिकोण, मित्रता, उत्साह और सहानुभूति। तो ये तो देखो यथार्थ जैसा है उस वैसा ही मान लेना, ये यथार्थवादी की विशेषता है। मित्रता, उत्साह और सहानुभूति ये सब नेतृत्व विरोधी लक्षणों की सूची नहीं है, बल्कि नेतृत्व सहयोगी जो लक्षण है उनकी सूची है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
इसके अलावा जागरूकता, विश्वसनीयता और धैर्य, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये सहयोग करने वाले लक्षण हैं। इसके अलावा अहंकार, बुद्धिहीनता और अस्थिरता, उदासीनता, संकीर्णता और हठवादिता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेतृत्व विरोधी जो लक्षण है उनकी सूची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व के जो प्राथमिक लक्षण है वो क्या है? देखिए, उच्च मानसिक योग्यता, उत्तरदायित्व और व्याकुल न होने की क्षमताएं, या आत्मनिर्भरता, या कल्पनाशीलता और सामाजिकता। अगला है साहस, गतिशीलता और नैतिकता, शारीरिक सौष्ठव और प्रभुत्व। तो ये तो इतना ज्यादा मैं तो नहीं रखता है। इनमें से देखें तो नेतृत्व करने वाले में उच्च जो मानसिक क्षमता है या उच्च जो बौद्धिक क्षमता है वो तो होनी चाहिए। इसके अलावा समूह के प्रति उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए और व्याकुल या परेशान न होने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपने छात्रों के अंदर राष्ट्रीय एकता का विकास करने हेतु निम्न में से किस कार्यक्रम को महत्व देंगे? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एकता पर भाषण देंगे, या महान जो राष्ट्रीय चरित्रों की जीवनी से परिचित रहेंगे, महान जो राष्ट्रीय चरित्र हैं उनकी जीवनी से परिचित कराएंगे, या राष्ट्रीय महत्व को के दिवस को विद्यालय में धूमधाम से मनाएंगे, या छात्रों को निबंध लिखने से छात्रों से जो निबंध है वो लिखवाएंगे। तो देखो, भाषण देना और निबंध लिखवाना ये तो निरस्ता, आपकी शिक्षा में निरस्ता लाते हैं। इन दोनों में देखें तो ऑप्शन बी उचित लग रहा है, क्योंकि अगर उन राष्ट्रीय जो चरित्र, महान राष्ट्रीय जो चरित्र होते हैं उनकी जीवनी से इनका परिचय करवाएंगे तो जो बालक हैं उनसे प्रेरित होंगे और इनके जो विचार हैं, इनके जो मूल्य हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति और जो छोटे समूह हैं इनके मध्य प्रभावी संप्रेषण की प्राथमिकता निहित रहती है। कि आपको एक व्यक्ति और जो छोटा समूह है इन दोनों के मध्य संप्रेषण करवाना है तो आपकी क्या प्राथमिकता है? व्यक्ति समूह का नेतृत्व कर सके, या व्यक्ति समूह पर शासन करने की स्थिति में हो, या समूह के सभी सदस्य संदेश पाकर किसी समस्या पर अपने ढंग से विचार करके अंत में एक सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंच सके, या व्यक्ति समूह का ही सदस्य हो। तो देखिए, व्यक्ति समूह का नेतृत्व कर सके यह तो कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा व्यक्ति शासन कर सके, शासन वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, संप्रेषण का मतलब होता है कि आप किसी पर चर्चा करें और लास्ट के अंदर एक निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए। तो समूह के जो सभी सदस्य होते हैं वो संदेश पाए और किसी समस्या पर अपने अपने विचार व्यक्त करके अपने अपने ढंग से, बिना दूसरे के जो विचार होते हैं उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना अपने अपने ढंग से उन विचारों को प्रस्तुत करें और अंत में एक सामूहिक जो निष्कर्ष है उस पर आएंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण के प्रमुख प्रकार होते हैं। व्यक्ति से संप्रेषण, या लघु समूह का व्यक्ति से संप्रेषण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में ए तथा व केवल। देखिए, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण होता है व्यक्ति खुद के अंदर ही अंदर जो बातचीत करता है, जो विचार विमर्श खुद के मन ही मन में जो विचार विमर्श करता है वो आता है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत। तो ये जाएगा व्यक्ति खुद से ही संप्रेषण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिआयामी वस्तुओं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, इनको संप्रेषण का प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके प्रमुख कारण है त्रिआयामी जो संप्रेषण जो वस्तुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? जिनमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, ये तीनों दिखाई दे। चौड़ाई और लंबाई जिसमें दिखाई देती है वो तो द्विआयामी होती है, और इनके साथ साथ अगर ऊंचाई भी दिखाई देने लग जाए तो वस्तु होती है त्रिआयामी। जैसे आपके जो मॉडल होते हैं वो त्रिआयामी वस्तु के अंदर, त्रिआयामी सेक्शन हेक्सागोनल के अंतर्गत आते हैं मॉडल। तो इनका संप्रेषण में प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके कारण क्या है? देखिए, ये वस्तु विशेष का वास्तविक जो प्रतिरूप होते हैं वो प्रकट करते हैं, या ये सजीव प्रतिस्थापक होते हैं, या ये शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाते तो बिल्कुल गलत है,
जो मॉडल होते हैं शिक्षण से सामग्री के अंदर होते हैं और इनका उपयोग हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं, या ये वास्तविकता की प्रमाणिक अनुकृति नहीं होते। ये वास्तविकता की जो प्रमाणिक अनुकृति है वो नहीं होती। देखिए मॉडल होता है वो वास्तविक वस्तु के अनुरूप ही होता है, केवल आकार और प्रकार आकार को छोड़कर। जो आकार होता है उनका छोटा होता है, वास्तविक वस्तु से आकार इनका छोटा होता है, बाकी हूबहू ये वास्तविक वस्तु की जो अनुकृति होती है वही होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इनमें देखें ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट करते हैं, ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।